अब हम अपना लेक्चर नंबर 1 देख लेते हैं, जो कि मॉड्यूल 1 के अंडर है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से रेलिवेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू हमने देख लिया था जब हम अपने कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने इसको मज़ीद डिटेल में देखना है और इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर की जाएंगी और कैसे इस चीज़ को देखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देख। कंटेंट राइटिंग के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और अगर मैं ये कहूँ कि इट इज़ लाइक हार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि राइटिंग में क्या है और लैंग्वेज में क्या होता है कि इट्स ऑल अबाउट वर्ड्स। आपने वर्ड्स के साथ ही खेलना होता है, वर्ड्स को ही यूज़ करना होता है, और अगर आप वर्ड्स को समझ जाते हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाले हर बेसिक एलिमेंट को एक अच्छे वे में समझ जाते हैं, और आपको उसका ये भी पता होता है कि आपने कौन से वर्ड को कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, लाइक उसकी सारी नो हो आपको होती है, तो आप अपनी राइटिंग को एक बहुत ज़्यादा बेटर वे में लेके चल सकते हैं और एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, बेसिक है कंटेंट सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज की पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर क्या है कि आपको ये भी पता चलता है इसके थ्रू कि आपके डिफरेंट वर्ड्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट्स ऑल अबाउट वर्ड्स, और लैंग्वेज में क्या होता है, वर्ड्स ही होते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेंटेंसेस होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और जब ज़्यादा सारे सेंटेंसेस मिलते हैं तो वो एक पैराग्राफ बनाते हैं, और जो आपका पूरा आर्टिकल होता है वो भी डिफरेंट पैराग्राफ्स का मजमुआ होता है, एक सम अप होता है। ठीक है, तो बेसिक एलिमेंट क्या है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं जो कि सेंटेंसेस में एक डिफरेंट वे में यूज किए जाते हैं। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं कि वो आपकी वर्ड्स की फंक्शनैलिटी की बेस पे कैटेगराइजेशन होती है। मैंने क्या कहा है कि वर्ड्स की फंक्शनैलिटी की बेस पे कैटेगराइजेशन होती है। वो क्या करते हैं कि वो आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में और रिकग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है कि आप ये समझ जाते हैं कि आपने वर्ड्स को कैसे अपने सेंटेंसेस के अंदर प्लेस करना है और कहाँ पे प्लेस करना है। प्रोफिशिएंट राइटर्स होते हैं, जो अच्छे राइटर्स होते हैं और जो राइटिंग को एक सीरियस वे में लेके चलते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। वो इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेते, क्योंकि उनके माइंडसेट में ये चीज़ होती है कि उन्होंने इससे फ़ायदा उठाना है और इसको इम्प्रूव करना है, और इसकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन बनती है उस पर अपनी ग्रिप बनानी है। तो इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है। आपकी वोकैबुलरी भी इससे इंक्रीज होती है। ठीक है, और वो कैसे इंक्रीज होती है, आप क्या करते हैं, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उन पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो टाइप्स होती हैं उनको देखते हैं, और उसकी जो हर टाइप होती है उसके एग्जाम्पल्स पे काम करते हैं। आप ये देखते हैं कि अगर कॉमन नाउन है तो मैं कहीं पे उसकी एग्जाम्पल यूज करना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं कहीं पे नाउन यूज करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं फिर सोचूंगी थोड़ा सा कि मैं यहाँ पे कॉमन नाउन यूज करूँ या प्रॉपर नाउन यूज करूँ। फिर मैंने ये देख लिया कि चले मैंने प्रॉपर नाउन यूज करना है, फिर मैं देखूंगी कि मैं यहाँ पे अपने सेंटेंस में कौन सा प्रॉपर नाउन यूज करती हूँ। तो फिर जब हम अपने टाइप्स को देखेंगे तो ये चीज आप बेटर तब समझ सकते हैं। ये है कि आपको अपने माइंड में ये चीज अभी से लेके आनी है कि आप अपना एक माइंडसेट, एक अप्रोच डेवलप करें पहले, और ये समझें कि आपने हर चीज को लेके चलना है, तो उसके लिए आपका तरीका क्या होगा, और ये हर स्टूडेंट का अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये चीजें पहले से सोच के रखने वाली होती हैं। तो वोकैबुलरी इस तरह से डेवलप होती है कि आप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स होती हैं या उनकी भी जो फर्दर टाइप्स होती हैं उनको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और कुछ जो हैं वो बेशक आप याद कर लें, अपने पास कहीं पे कलेक्ट करके रखें जो जनरल हो, ताकि जब आपको यूज करनी हो तो आपको ये पता हो कि मैंने कहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल को मैं लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या होता है कि वो आपको कम्युनिकेशन में भी हेल्प आउट कर देती है। कम्युनिकेशन में कैसे, कम्युनिकेशन की अगर दो मेन टाइप्स देखी जाएं तो वो ओरल और रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन तो ये कंटेंट राइटिंग होगी ना, ये जैसे हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ओरल कम्युनिकेशन में ये होता है कि आप जब मुझसे डायरेक्ट बात करें या आप अपने किसी क्लास फेलो से या अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो आपकी एक ओरल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या है कि आप खुद भी ये चीज़ देखते होंगे कि जिस फ्रेंड की, या होता है ना क्लास में किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो
आप जब उससे बात करते हैं तो वो चीज़ आपको खुद नजर आ रही होती है कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसकी इंग्लिश में बहुत कमांड है, बहुत ज्यादा ग्रिप है। वो ग्रिप क्यों होती है? क्योंकि उसने अपनी वोकेबलरी पे काम किया होता है, अपने वर्ड्स पे काम किया होता है, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डेवलप किया होता है। तो वो काम आप भी कर सकते हैं, और उसका कोई तरीका इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने एफर्ट करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी अफेक्टिव कम्युनिकेशन को भी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, और ना सिर्फ रिटन बल्कि ओरल कम्युनिकेशन में भी। क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास खुद ही माइंड में आ रहे होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स आ रहे होते हैं, और अगर आप उसको कहीं पे कोट करें, कोई अच्छी एग्जांपल कोट कर दें या कोई अच्छे वर्ड्स को कोट कर दें, तो वो आपके सेंटेंसेस को इम्प्रूव करता है। उससे क्या होता है कि आपका इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है अगले पे। सो ये कुछ बातें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इससे आप हैं सब फेमिलियर, क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल लेवल से ही पढ़ाई जाती हैं ये चीजें। सो नाउन है हमारे पास, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये क्या है। नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहा जाता है, ठीक है। और जो किसी का नाम होता है, या किसी जगह का नाम होता है, या किसी प्लेस का नाम होता है। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन किसी नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव भी आपके नाउन्स को, प्रोनाउंस को मॉडिफाई कर देता है। वर्ब्स आपके सेंटेंस के अंदर मौजूद एक्शंस को बताता है, ये जो मेन काम हो रहा होता है। फिर एडवर्ब आपके वर्ब्स को ही मीनिंग दे रहा होता है। प्रपोजिशन पोजीशन को डिफाइन करता है। और कंजंक्शन दो वर्ड्स को आपस में लिंक कर रहा होता है, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर फर्दर इनकी टाइप्स आ जाती हैं, लाइक अगर वो दो वर्ड्स को लिंक कर रहे हैं तो कौन सी टाइप होगी, दो से ज्यादा को कर रहे हैं तो कौन सी टाइप होगी। सो ये जब हम करेंगे तो इसको फर्दर देख लेंगे। इंटरजेक्शन का अगर जनरल डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या होती है कि वो आपके सेंटेंस के अंदर मौजूद किसी सडन फीलिंग को या सडन इमोशन को बता रहे होते हैं। लाइक हम कहते हैं कि अलास ही हैज डाइड। तो अलास क्या है? इंटरजेक्शन है, वो एक सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, और इसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क से भी आप फेमिलियर हैं। यहाँ पे मैं अगर लिखूं तो इस तरह से होता है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि आपकी जब कम्युनिकेशन होती है ना, उसमें भी ये इफेक्टिव रहते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर ऐड की गई है, इसमें देखें क्या है कि तीन फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो वो हो सकता है किसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, और वो ये चीज देखेंगे, हर तीनों में से हर कोई ये चीज देखेगा कि किसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, किसकी नहीं है, किसी के पास ज्यादा वर्ड्स आ रहे हैं, किसी के पास नहीं आ रहे। तो वो किस चीज पे बेस कर रहा होता है कि उनकी इंग्लिश पे कितनी कमांड और ग्रिप है। सो इट्स ऑब्वियस कि जिसकी कम्युनिकेशन पहले से डेवलप होगी, स्ट्रांग होगी, तो दैट विल बी काइंड ऑफ विनर। सही है। अगर आपने अपनी एक सोशली भी अपनी पोजीशन है उसको स्ट्रांग बनाना है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी वोकैबुलरी पे और अपनी ओरल कम्युनिकेशन पे भी काम करें, ना सिर्फ रिटर्न पे बल्कि ओरल में भी। अब रिटर्न पे आप कर लेते हैं ना, तो बहुत सी चीजें आपकी वहीं पे भी क्लियर हो जाती हैं, तो आप उसको उसको भी ओरल कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, वो नाउन है। नाउन के बारे में आपको पता है कि वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये पिक्चर ऐड की है, इसको देखें तो आपको ये नजर आ रहा होगा, इसके अंदर भी डिफरेंट नाउन्स हैं जो आप देख सकते हैं। लाइक ये एक कैट है, तो ये एक एनिमल है, कैट होने से भी पहले इसका क्या है? नाम है। और नाम क्या है? कैट। अब ये वाली जो इमेज है, इसमें क्या हो रहा है कि एक फैमिली बैठी हुई है जो कि खाना खा रही है, और उनका एक लंच या डिनर टाइम है। अब इसके अंदर अगर आप नाउन देखना चाहें तो कौन कौन से हो सकते हैं? ये फूड हो सकती है, ठीक है, ये फॉर्क है, ये स्पून है। अब अगर आप इनको, अगर इनके नाम से आइडेंटिफाई करें तो इनके नाम भी होंगे। और ये बच्चे हैं, और चेयर, टेबल, इस तरह से मुख्तलिफ नाउन्स इसके अंदर हैं, ठीक है। तो नाउन्स को आपने आइडेंटिफाई करना होता है, और देखना होता है कि आपके सेंटेंस के अंदर कौन कौन से नाउन है। और अगर आप खुद से लिख रहे हैं कोई चीज, तो आप ये देखते हैं कि आप अपने नाउन को कैसे यूज कर सकते हैं, और कौन कौन से नाउन को यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम अपने नाउन के टॉपिक की आउटलुक देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे लेके चलना है और क्या क्या चीजें कवर करनी है। सबसे पहले हम नाउन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल है नाउन में। उसके बाद हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या क्या हैं, और नाउन की टाइप्स की फर्दर टाइप्स क्या हैं, उनके यूजेजेस क्या हैं, और एग्जाम्पल्स क्या हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए
बेटर अप्रोच ये होती है कि आप उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें, ठीक है, वही हम यहाँ पे भी करेंगे। इसके बाद नाउन को देख लेते हैं। नाउन की सबसे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन वो यही है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। वो नेमिंग वर्ड्स किस तरह से हो सकते हैं? वो नेमिंग वर्ड्स एज अ पर्सन हो सकते हैं, एज अ प्लेस हो सकते हैं, एज अ थिंग हो सकते हैं, और एज एन एनिमल और आइडिया भी हो सकते हैं। सही। इसके बाद डिटरमाइनर्स होते हैं। डिटरमाइनर्स बेसिकली नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस के अंदर। इसको मैंने आगे फर्दर इलेबोरेट किया हुआ है, जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नाउन जो है वो आपके सेंटेंस का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है। नाउन के जरिए ही आपको पता चलता है कि आपका सेंटेंस किस बारे में है, आपको सेंटेंस में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, और आपको सेंटेंस में क्या क्या बात बताई जा रही है उस स्पेसिफिक नाउन से रिलेटेड। अगर आप अपने सेंटेंस से नाउन ही निकाल देंगे तो ना तो आपको पूरा मीनिंग कन्वे होगा और ना ही आपको पूरी बात समझ में आएगी। और एक और चीज ये होती है कि आपका जो नाउन होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही आपके दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। लाइक अगर आप सेंटेंस रखते हैं कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो देखें ही के बाद इज आया है। अगर आप दे रखेंगे स्टार्ट में, तो फिर दे के अकॉर्डिंग आर होगा या वर होगा, या उसका जो भी वर्ब है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा भी जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके सेंटेंस के, वो नाउन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इसके बाद ये देख लेते हैं कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। डिटरमाइनर्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं और ये नाउन से पहले आते हैं। आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, ए एन एंड द। इसके अलावा पोजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं, और क्वांटिफायर्स होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल को। आर्टिकल से तो सब फेमिलियर ही हैं। आर्टिकल इसमें से जो पहले दो हैं, ए एंड एन, इनको हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और इनका जो यूजेज होता है वो इस तरह से है कि वो वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर आपका एक सर्टेन वे का वर्ड होगा या नाउन होगा तो आपके पास आ आएगा, और अगर आपका उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहा तो आपके पास एन यूज होता है। अब हम देख लेते हैं कि आ कब आता है और एन कब आता है, और इसके अलावा जो हमारा तीसरा आर्टिकल है द, वो कब आता है। जब भी हमारे पास वॉवल्स होते हैं अगले वर्ड के पास, तो हम उससे पहले क्या यूज करते हैं? तो हम क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। ये मैं यहाँ पे शायद लिखना भूल गई हूँ, एन आता है। एन इज यूज इन कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जो वॉवल्स के अलावा बाकी सारे अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर आपके वॉवल्स नहीं यूज हो रहे तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो आपने तब क्या यूज करना है? आ यूज करना है। द पॉइंट द पॉइंट ऑफ पर्सन थिंग बीइंग टॉक्ड अबाउट। अच्छा, दाज हम तब यूज करते हैं जब आपके पास किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, या क्या पर्टिकुलर चीज या थिंग के बारे में बात की जा रही हो। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर नहीं होता तो फिर हम बाकी जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसमें से देख लेते हैं कि हमें क्या यूज करना है। तो इसीलिए दा का भी जो नाम है डेफिनेट आर्टिकल रखा गया, क्योंकि वो किसी डेफिनेट चीज को कर रहा होता है और उसको पोर्ट्रेट कर रहा होता है। तो दा जो है वो आपके पास डेफिनेट आर्टिकल होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो ए एंड एन होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आ गर्ल है, एन ऑरेंज है, लेकिन जब डॉक्टर के साथ आया तो वो दा डॉक्टर हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि डॉक्टर किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बात की जा रही है। अब हम देख लेते हैं कि दा हमने कब यूज करना है। दा हम तब भी यूज करते हैं जब हम पहले से किसी चलती हुई बात को लेके आगे जा रहे हों, और हमें ये पता हो कि हमने पहले इस चीज को रेफर किया हुआ है, और जो लिसनर है उसे भी पता हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और जो स्पीकर है उसे भी पता हो कि क्या बात हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि लेट्स गो टू द पार्क। अब जो द पार्क है, मुझे पता है कि मैं किस पर्टिकुलर पार्क के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, कि जो बुक तुम्हें चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है, और वो भी प्रिंट भी नहीं हो सकती। तो इसका क्या मतलब है? कि वो आपको नहीं मिल सकती। सो अब मैं ये जब कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे पता है कि मैं किस बुक के बारे में बात कर रही हूँ, और मैं जिससे बात कर रही हूँ उसे भी ये बात पता है कि किस पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है। सो ये था दा का यूजेज, कि आपको पता होता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और वो एक ऑलरेडी रेफर्ड चीज होती है, ठीक है।
और इसमें आपका जो लिसनर है जिससे आप बात करें वो सेकंड पर्सन होता है। हम समटाइम्स नहीं भी मेंशन करते क्योंकि वो यू ही होते हैं। ये भी बता दिए कि जो बुक चाहिए वो आउट ऑफ ऑर्डर है। मीन द सिंगुलर नाउन प्रेजेंट्स होल क्लास। अच्छा, अब दा तब भी यूज होता है जब आपके पास एक कोई पर्टिकुलर चीज है ना, कोई पर्टिकुलर नाउन है, वो पूरी की पूरी क्लास के हवाले से बात करे, पूरी की पूरी कैटेगरी के हवाले से बात करे। तो द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। अब दा जो है, द रोज, यहाँ पे ये जो है ना, ये डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया है, क्योंकि वो एक सारे रोजेस की कैटेगरी में से, सॉरी सारे फ्लावर्स की कैटेगरी में से रोज को मैंने किया है यहाँ पे हाईलाइट, तो इसलिए। अब सारे एनिमल्स में से मैंने काउ को सिलेक्ट किया। मैंने कहा है कि द काउ इज यूजफुल एनिमल। और ये क्या है, सिंगुलर नाउन है जो कि एक पूरी की पूरी क्लास को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा कि व्हेन अ सिंगुलर नाउन प्रेजेंट्स होल क्लास, तो तब भी हम लोग दा का यूज करते हैं। फिर इसको हमने दो एग्जांपल्स के थ्रू देख लिया कि द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। यहाँ पे हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज कर लिया, और इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में भी हमने डेफिनेट आर्टिकल को यूज कर लिया अपने सेंटेंस के स्टार्ट में। ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड डिटरमाइनर था वो क्या था, पोसेसिव। अब इसके आपके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पोजेशन शो करता है। पोजेशन का मतलब होता है मलकियत, कि वो रिलेट कर रहा होता है दो चीजों को। जैसे मैं कहती दिस इज माई बुक, तो माई जो है ना वो बता रहा है कि ये मेरी बुक है। ठीक है। इनको आपने पोजेसिव प्रोनाउन से नहीं मिक्स कर देना होता या रिप्लेस कर देना होता, सोच समझ के इस्तेमाल करना है। अब इसकी एग्जांपल में क्या आ जाता है, माई, इट्स, हिज, देयर, हर, हाउ, अवर, योर। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं और आपने इनको मिक्स नहीं करना। ठीक है। अब ये जो पोजेसिव डिटरमाइनर होता है ना, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये अपने प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक है। यहाँ पे देखें, अब जैसे माई आई है, तो उसके अकॉर्डिंग माई इसका बनता है डिटरमाइनर। यू है अगर प्रोनाउन, तो उसके अकॉर्डिंग योर बनता है। ही के अकॉर्डिंग हिज बनता है। शी के अकॉर्डिंग हर बनता है। इट के अकॉर्डिंग इट्स बनता है। तो ये अपने प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही आते हैं। दे के अकॉर्डिंग देयर बनता है। ये कुछ आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने लिखे हैं सबसे बेसिक हैं और ज्यादा यही यूज होते हैं, तो बेहतर है कि आप इनको याद कर लें। अच्छा, अब या आप लोगों ने बताना है मुझे कि इसमें क्या आता है। ही टुक डैश कार टू विजिट डैश ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसमें आप लोगों ने सोचना है कि क्या आता है। ठीक है। फिर इन द ब्लैंक में क्या चीज आती है, और ये वाले भी। अब ये क्या है कि शी फॉरगेट, आगे डैश है, और बैग एट होम। तो ये कुछ हैं एग्जाम्पल्स, दो ये सोचिएगा और बताइएगा मुझे कि इसमें क्या आना चाहिए। जो मैंने यहाँ पे चार्ट बताया है ना, ये आपके माइंड में होना चाहिए, तो फिर आप इजीली इसको कर लेंगे। अच्छा जी, ये हो गया था। Someone took dash pen when I was away, कि किसी ने मेरा पेन ले लिया जब मैं वहां पे मौजूद, जगह पे मौजूद नहीं था। ठीक है। ये भी बताइएगा। स्टार्टेड रेसिंग इन फिंगर पर्सन। ये यहाँ पे डैश है, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया, और इट्स नहीं आता। इसमें से आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ये मैं एज एन असाइनमेंट कुछ आपको बता दूंगी, और ये वाली भी ऐड कर लूंगी ताकि आप खुद से सॉल्व करें और मुझे बताएं कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। जो पीछे हमने पढ़ा है ना, इसको माइंड में रखिएगा। और जो डिटरमाइनर, पोसेसिव डिटरमाइनर की जो डेफिनेशन है उसको भी तो आप इजीली कर सकते हैं।